इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता आज आप सभी का आज की बिजनेस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी बिजनेस पाठशाला जो है वो रहेगी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस एंड एनजीओ के रिलेटेड में। ये जो हमारी बिजनेस पाठशाला होगी इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि इनकम टैक्स की कौन कौन सी ऐसी एग्जेम्पशन और छूट है जो कि मिलती है अगर आप क्या करते हैं, एक चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं या कोई एनजीओ रन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें एनजीओ और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने वालों को कुछ टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं या कहें तो उसको कुछ छूट दी जाती है कि मीन्स अगर आपको जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल टैक्स रेट ना लगा के आपको टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया जाता है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि अगर वो खर्चे आप बुक्स में शो करते हैं तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। इसका जो डिफरेंस आता है वो आपके टैक्सेशन पे आता है जिससे आपको टैक्स में बचत मिलती है। इस पूरी एक्टिविटी को इसलिए बनाया गया है जिससे क्या हो सके कि जो संस्थाएं हैं जो भारत के लिए पूरे प्रगति क्षेत्र में काम करती हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए काम करती हैं, उनको प्रोत्साहन मिल सके। तो आज की जो हमारी बिजनेस पाठशाला है ये इसी के बारे में बात करेगी और इसमें पूरे में हम लोग डिस्कशन इन्हीं बातों का करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एग्जेम्पशन या छूट है जो कि इनकम टैक्स में मिली हैं। तो चलिए आज की ये पाठशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक्स के बारे में कि आज की हमारे बिजनेस पाठशाला में कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टैक्स एग्जेम्पशंस की। टैक्स एग्जेम्पशन जैसे हम लोग आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक ही जो है वो एग्जेम्पशन के बारे में बात कर रहा है। तो टैक्स एग्जेम्पशन किस तरीके से दी जाती है, मीन्स क्या होता है, क्या टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एक्स्ट्रा अलाउ करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा टैक्स एग्जेम्पशन से रिलेटेड में रहेगा। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ इन्हीं दोनों के बारे में आज का टॉपिक है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा कि जिन जिन एग्जेम्पशंस की बात की जा रही है वो किन किन चैरिटेबल ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर एटीजी एग्जेम्पशन। ये हमारा जो टॉपिक है आज का, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा यहाँ पे एटीजी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एटीजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके तहत क्या होता है कि जो एनजीओज होती हैं अगर वो रजिस्टर्ड होती हैं एटीजी के अंदर, तो उनको अगर आप डोनेशन देते हैं या कुछ भी ऐसा ग्रांट देते हैं तो वो डोनेशन का बेनिफिट आपको भी मिलता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, प्लस वो जो रजिस्टर्ड एनजीओ होगा उसके लिए भी वो इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो वो एटीजी की एलिजिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है व्हाट आर द टैक्स डिडक्शंस अंडर एटीजी। एटीजी में हमारी कौन कौन सी टैक्स डिडक्शंस होती हैं उनके बारे में बात होगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट रहेगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज प्रूफ। अगर आपको एटीजी का लाइसेंस लेना है, मींस एटीजी का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं प्रूफ के लिए, वो इस टॉपिक में बात होगी। और इस टॉपिक पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वो भी बात करेंगे कि अगर आपने एक एटीजी का डिडक्शन, एटीजी का डोनेशन किसी को दिया है और आपको उसका डिडक्शन लेना है, तो वो कौन कौन से ऐसे प्रूफ होंगे जो आप लगाते हैं तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद रहेगा हमारा टॉपिक इनकम टैक्स ऑन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के ऊपर इनकम टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, उसके बारे में बात होगी। एलिजिबिलिटी फॉर एटीजी सर्टिफिकेशन। एटीजी का सर्टिफिकेशन, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, एटीजी का सर्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो ये टॉपिक हमारा एनजीओ के बिहाफ से बात करता है कि अगर आप एक एनजीओ हैं और आपको एटीजी का सर्टिफिकेशन लेना है तो उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या क्या होंगे। लास्ट में हमारा रहेगा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर बोथ रजिस्ट्रेशन अंडर 12A एंड एटीजी। जो हमारा ये टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि क्या हो रहा है, आज ये बातें बहुत सारे लोगों को पता हुआ है कि अगर आप 12A एटीजी ले लेते हैं
और चैरिटेबल एक्टिविटीज रन करते हैं तो टैक्स में बेनिफिट्स हैं आपको। तो ये आप सभी की, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होगी कि वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास हैं या जिनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, हमको 12A और 80G दोनों सेक्शन ही रिलेटेड होते हैं, तो हमको 12A और 80G दोनों में बेनिफिट मिलेगा। उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बात होगी। और लास्ट में हमारा FAQ सेशन होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड होंगे इसी टॉपिक्स से, तो जब हम FAQs में आएंगे तो उसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि हमारी बात करता है टैक्स एग्जेम्पशन की। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था आज का जो टॉपिक है हमारा वो एग्जेम्पशन से बात करता है। तो इंडियाज टैक्स लॉज अलाउज फॉर सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू चैरिटीज टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था जो मेरा सेक्शन 80G है इनकम टैक्स एक्ट का, ये अलाउ करता है कि अगर आपने कुछ चैरिटी की हुई है या आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उसमें आप 80G का जो एक्ट, 80G का जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, उसके अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे हाउएवर टू लायबल फॉर सच डिडक्शन टैक्स बेनिफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग 80G सर्टिफिकेशन। देखिए जो ये बात कर रहा है 80G सर्टिफिकेशन की, यहाँ पे यही बात बताई गई है कि अगर आपको ये डोनेशन का जो बेनिफिट है ये लेना है तो करना क्या होगा आपको कि जो NGO होना चाहिए उसके पास 80G का सर्टिफिकेशन मस्ट है। तो अगर आपको क्या करना है, आपको इस बेनिफिट को उठाना है तो आपको 80G का सर्टिफिकेशन जो है वो मस्ट है। उसके बाद NGOs एंड अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रजिस्टर एंड वैलिडेट देमसेल्फ विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिसीव सच सर्टिफिकेशन। दोस्तों आपको मैं एक बात यहाँ पे जरूरी बता दूं, वो ये है कि ये जो 80G का सर्टिफिकेट होता है ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। मींस ये इस तरीके का एक सर्टिफिकेशन फॉर्म नहीं है कि सपोज आपने भरा और आपके पास सर्टिफिकेट आ गया। 80G 12A का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये एक टीडीएस प्रोसेस होता है। टीडीएस मींस कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए भी है क्योंकि ये सर्टिफिकेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है सारे ही डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ्स को वैलिडेट करने के बाद। ऐसा नहीं होगा कि आपने रिस्पेक्टिव 2-4 डॉक्यूमेंट लगाए और दे दिया और आपके पास 12A 80G का सर्टिफिकेशन आ गया। ये सर्टिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वैलिडेट किए जाते हैं, सारे सर्टिफिकेशन सारे प्रूफ वैलिड होते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन वैलिडिफिकेशन जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर जो होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करता है। अगर ये सारे वैलिडेशन क्राइटेरिया पे आप फुलफिल होते हैं उसके बाद ही आपको ये 12A और 80G का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सिंस सच ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव स्ट्रिंजेंट मेजर्स इन प्लेस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। अभी देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये बात कर रहा है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के बारे में। ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ये जो 80G 12A की आप बात कर रहे हैं तो 80G 12A लेने के बाद क्या होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से डोनेशन लेते हैं। मीन्स क्या हुआ, अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन ले लिया इसके बाद आप क्या करेंगे, जो डोनेशन बड़ी बड़ी ट्रस्ट के साथ में देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या इंडिविजुअल होते हैं वो आपको डोनेशन देते हैं। तो एक बार रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर आपको डोनेशन मिल रहा है तो ये जो 80G और 12A के रूल्स है ये बात करते हैं स्ट्रिंजेंट मेजर्स के, कि डोनेशन आपको किसने दिया, कितने अमाउंट का दिया, क्या मेजर था। इसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी रखनी पड़ती है अपने पास कि जो सारे स्टेप्स हैं इससे रिलेटेड कि पैसा आया कहाँ से, कितने का आया, रिसिप्ट क्या है, इसकी मेंटेनेंस आपको रखनी पड़ती है डिटेल्ड मैनर में कि कभी भी अगर आपको प्रूफ करना हो तो आपके पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होने चाहिए। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स such organization with various tax benefits and deductions as they perform charitable activities। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि भारत जो अभी भी है वो एक डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब मिलके काम करेंगे तभी ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये जो पूरा बेनिफिट दिया गया है इसका उद्देश्य यही है कि जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके काम करेंगे, सरकार को जो योजनाएं चलानी है वो तो वो चला रही है। अभी क्या होगा, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला है उसको हमने ये डोनेशन के तहत कुछ बेनिफिट्स दे दिए हैं टैक्सेशन में, इसमें तो क्या होता है वो प्रोत्साहित होता है अपना काम करने के लिए। उससे क्या होगा कि जो कुछ ऐसी चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि जानते हैं आप जैसे भारत की पॉपुलेशन इस समय 1.31 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, तो उससे आप देखते हैं तो इतने ज्यादा लोगों को सरकार को अकेले सारे बेनिफिट दे पाना मुश्किल होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, जगह जगह NGOs, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की जो सोसाइटीज हैं इनको कुछ टैक्स के बेनिफिट देके इनका प्रोत्साहन करते हैं। क्या होता है उससे कि जब वो टैक्स के बेनिफिट पाने के बाद कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं तो उससे जो जरूरी योजनाएं हैं उनका बेनिफिट जो होता है वो लोगों तक पहुंच सकता है। आगे बात करेंगे। एज पर 80G यू कैन डिडक्ट योर डोनेशंस टू स्टेट एंड सेंटर रिलीफ फंड
NGOs and other charitable institutions from your total income to arrive at your taxable income। अभी क्या बोल रहे हैं कि 80G में क्या होता है, ये जो बात कर रहा है ये पूरा बात कर रहा है डोनर की तरफ से। मीन्स अगर हम हैं, हमने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो लाइन आपने पढ़ी लास्ट में, ये लाइन इसी के बारे में बात कर रही है कि अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया तो क्या होगा, जितना डोनेशन आपने किया है वो इनकम जो होगी वो आपकी डिडक्ट करी जाएगी टोटल इनकम से। उसके बाद ही जो इनकम निकलेगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। दोस्तों इसको आप अगर एग्जाम्पल से समझे तो क्या हो रहा था, जीटीआई, सपोज जो जीटीआई आपकी है, जीटीआई आपकी आ रही थी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए देने के बाद अगर आपने 80G में डोनेशन कर रखा है और जो 80G का डोनेशन आपका हो रहा है, सपोज 80G का जो डोनेशन आपने किया था, 80G का डोनेशन इसमें से 50,000 रुपीज का जो आपका एलिजिबल आ रहा है, तो क्या होगा कि जब आप एनटीआई निकालते हैं, एनटीआई जिसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, तो जब आप एनटीआई निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, ये 5 लाख की इनकम में से 50,000 का जो 80G का डोनेशन था इसको आप लेस कर सकते हैं। जो टैक्स आपको देना होगा वो टैक्स मात्र आपको 4.5 लाख रुपए पे देना है। लास्ट में देखिए जो लाइन ये लिखी थी वो यही बात करती थी कि जो आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा वो जब निकाला जाएगा तो ग्रॉस में से जो आपने 80G के तहत डोनेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लेस करेंगे, और लेस करने के बाद ही जो निकलेगा वो हमारी क्या होगी, उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। तो ये बेनिफिट भी रहता है आपके लिए अगर आप डोनेशन देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बात करेगा चैरिटेबल ट्रस्ट के इंट्रोडक्शन की। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने अभी तक आपको सब बताया कि ये सारी चीजें ही चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर बेस हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट आखिरकार बोलते किसको है, इसके बारे में भी हमारे पास एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि एक केस लॉ था हमारे पास, आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आईटीआर के अगेंस्ट में तो केस था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें चैरिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, द वर्ड चैरिटी कैनोट्स altruism in through and action. It involves an idea of benefiting others rather than oneself. अभी क्या बोल रहे हैं, ये rather than oneself मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो चैरिटी का पूरा एक्ट है इसमें क्या होता है, किसी एक की बेनिफिट ना करके, मीन्स किसी एक को बेनिफिट ना पहुंचाकर अगर आप दूसरों को या एज ए ग्रुप पूरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं उसके बाद ही जो आपका बेनिफिट होगा ये कैलकुलेट होता है। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि आपने एक चैरिटेबल एक्टिविटी करी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था, एक जजमेंट आया था आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसमें ये 1965 में ये बात बोली गई थी चैरिटी की। तो जो चैरिटी की डेफिनेशन है वो हम लोग इसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे बात करेंगे चैरिटी इज अ वॉलंटरी हेल्प ईदर इन मनी और काइंड टू द नीडी। अभी क्या हो रहा है कि आप लोग ये बोलेंगे कि जो चैरिटी होती है वो हमारी मनी के टर्म्स में ही होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि चैरिटी इज अ वॉलंटरी हेल्प। अभी जो वॉलंटरी बोला है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोला क्या है, ईदर इन मनी और इन काइंड टू द नीडी। टू द नीडी मतलब क्या हो कि किसी को भी अगर जरूरत है उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में या अदर देन मनी कोई भी हेल्प पहुंचते हैं, ये हेल्प आपकी कैसी हो सकती है, वॉलंटरी होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे चैरिटी। कलेक्टिव एफर्ट्स आर ऑलवेज मेड फ्रूटफुल, hence there are various NGOs, organization and non-profit entities constantly working on charitable activities by raising funds all over the world and forming either institution or trust। अभी क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम अकेले हैं, हम किसी का बेनिफिट करेंगे तो उतना ही बेनिफिट कर सकते हैं जितनी हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनजीओ ट्रस्ट होती है ये कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं या 2-4 एनजीओ मिलके करते हैं। इससे क्या होता है, ये लार्जर स्केल ऑफ ऑडियंस को कवर करते हैं। सपोज अगर हम हैं और हम एक छोटी सिटी में बेस्ड है तो अपने शहर के लोगों का बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आपने एक एनजीओ चैरिटेबल पर्पस की ट्रस्ट बना रखी है उससे क्या कर सकते हैं, आप दूर दराज के रिमोट एरियाज पे भी पहुंच सकते हैं। आपका जो बेनिफिट है वो दूर दराज के एरिया में पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से इस पूरे उद्देश्य को देखते हुए चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ का फॉर्मेशन किया जाता है। और चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ होती हैं वो इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं कि वो अपने कनेक्टेड एरियाज प्लस जो रिमोट एरियाज हैं उनके तहत भी बेनिफिट लोगों को दे सके। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है। देयर आउटरीच एंड मनी लोकलाइज अप्रोच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीडी एंड लेंड सपोर्टिंग हैंड। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन वहां पे बोली गई है उसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द नीडी एंड लेंड अ सपोर्टिंग हैंड। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लेंड अ सपोर्टिंग हैंड मीन्स क्या हो गया कि जिनको जरूरत है उनके पास टाइमली सपोर्ट पहुंचे। तो जो हमारी चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं वो इसी उद्देश्य से काम करती है। ये नहीं होता है कि सपोज हमने डोनेशन के लिए 80G के तहत कुछ पैसा आपको दे दिया, अब वो पैसा आपका अपना पैसा नहीं है कि उससे आपने गई गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, वो चीज आप नहीं कर सकते।
देखिए जो पूरी चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा एटीजी के तहत, तो वो डोनेट करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये होती है कि अगर वो डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है तो आप भी उसका डोनेट किया हुआ पैसा क्या करें, अच्छी जगह पे लगाएं। मीन्स उस पैसे को आपको यूज करना है, किसी नीडी के पास पहुंचाना है। फॉर दिस रीजन इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स एंड एग्जेम्पशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 80G बीइंग अ सिग्निफिकेंट वन। अभी आप जानेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 80G जो हम लोग बात कर रहे हैं, 80G तो एक छोटा सा पहल है भारत सरकार की जिसके द्वारा ये बेनिफिट दिया जा रहा है। जब आप डिटेल में आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि सरकार ने दिए हुए हैं अगर आप क्या करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं। चैरिटी मीन्स क्या होता है, अगर आप लोगों की मदद करते हैं या किसी एक्टिविटी ऐसे कॉज के लिए काम करें। जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड आया था, तो कोविड के तहत जितने भी काम किए गए थे, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, क्या होता है उनके पास सीएसआर का एक कोटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है कि अगर आप एक कॉर्पोरेट घराने से आते हैं, आपको एक स्पेसिफिक लैंड दी गई है, आप भले ही अपनी मेहनत करके अपना पैसा कमाते हैं, मगर क्या हो रहा है कि आप एक जो पूरा इकोसिस्टम है उसके तहत रहते हैं और रहने के बाद ही वो इकोसिस्टम आपको मदद करता है पैसा जनरेट करने में। तो आपकी एक बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस इकोसिस्टम में आप रहते हैं, आपको उससे कमाया हुआ पैसा उसके तहत भी कुछ ना कुछ खर्च करना है। ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ये बात करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसआर। तो सीएसआर के तहत भी आपको कुछ फंडिंग मिलती है, उसके तहत आप खर्चे करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ये हमारी चैरिटेबल पर्पसेस के रिलेट में होती हैं। इसी तरीके से बोला गया था, लोकलाइज्ड अप्रोच दिया गया था कि आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहाँ पे पैसा डालना है। इसीलिए क्या किया था, भारत सरकार ने 80G के तहत कुछ बेनिफिट दिए और 80G के बेनिफिट के तहत क्या किया, कुछ इन बेनिफिट्स को आगे बढ़ाया और इसी तरीके से कुछ और एग्जेम्पशंस जो थे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बात करेगा अब एलिजिबिलिटी फॉर 80G एग्जेम्पशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक मैंने जो आपको बताया था वो बात हो रही थी 80G में कि कितना बेनिफिट मिलता है, कैसे होगा क्या। अभी क्या है, अगर आपको 80G का एग्जाम्पशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मींस क्या वो ऐसे पॉइंट्स हैं अगर उनको आप फुलफिल करेंगे तो आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ओनली डोनेशन मेड टू चैरिटेबल रजिस्टर्ड अंडर 80G के तहत जो कि रजिस्टर्ड है, आप उन्हीं का जो रजिस्ट्रेशन को डोनेशन आपने दिया वही वैलिड होगा। आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80G एंड रजिस्ट्रेशन। In most cases, charities with a religious and businesses angle do not receive 80G certification. तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपको डोनेशन देना है, मीन्स अगर आप डोनर हैं, आप पैसा किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो आपको क्या देखना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पैसा डोनेट कर रहे हैं आप, तो आपको ये देखना है कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं क्या उसके पास 80G का सर्टिफिकेट है। आपको ये बात कहीं से भी वैलिडेट नहीं करनी है कि वो 80G का सर्टिफिकेट उसने कैसे पाया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि 80G का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। लास्ट लाइन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि बिजनेस हाउसेस जो होते हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज कोई करता है उनको 80G का सर्टिफिकेशन मिलता ही नहीं है। मीन्स क्या हो रहा है, जो 80G का सर्टिफिकेशन देने की जिम्मेदारी है वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। अगर उन्होंने एक बार 80G सर्टिफिकेशन दे दिया तो आप उनको डोनेट करके अपना जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं, मगर वो सर्टिफिकेशन देने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। तो वो क्या करता है कि जो बिजनेसेस और रिलीजियस एंगल की सोसाइटीज होती हैं, देखिए हर तरीके से आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में आजकल कुछ ना कुछ लूपहोल्स का फायदा उठा के लोग क्या करते हैं, जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ था उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ये 80G में भी था कि कुछ ऐसे बिजनेस सोसाइटीज होती हैं कि चैरिटेबल सोसाइटी तो वो बना लेते हैं, मगर उस सोसाइटी के तहत वो करते क्या है, वो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या कुछ ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं जहां से वो इनकम अर्न करने लगते हैं। दोस्तों आप ध्यान देंगे तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा कमाना होता जाता है। धीरे धीरे बढ़ के जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो सोसाइटी का बेनिफिट ना करके वो पैसे कमाने की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस हाउस आपको लगता है कि ये पैसा कमाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है तो उसको 80G का सर्टिफिकेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक क्लॉजेस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन किया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। सिमिलरली गिफ्ट मेड टू ट्रस्ट ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया।
अभी क्या हो रहा है, देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट बना था इसके तहत ये बोला गया था कि जो पूरा बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको किसको देना है, आपको सोसाइटी को देना है, आपके भारतवर्ष के लोगों को देना है। इसीलिए बोला गया सिमिलरली गिफ्ट मेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया और नॉट एलिजिबल फॉर सच टैक्स डिडक्शन। अभी क्या बोला कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जो ऑपरेट करती है भारत से बाहर, मींस क्या हो रहा है, जो उसका बेनिफिट है वो क्या मिल रहा है, वो भारत के बाहर जा रहा है। तो आप भले ही कितनी चैरिटी क्यों ना करते हो, अगर ये बेनिफिट आप भारत से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, टैक्स डिडक्शन के रूप में इसका बेनिफिट आप नहीं उठा सकते, ये पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं होगा। उसके बाद क्या है, एडिशनली इंडिविजुअल्स हु डोनेट मनी टू प्राइवेट ट्रस्ट दैट डू नॉट हैव एन एटीजी सर्टिफिकेशन or political parties cannot avail any tax deduction exemption for the amount donated। अभी क्या हो रहा है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया हमने जिस सोसाइटी को डोनेट किया वो तो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही थी तो इसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। ये डिसाइड करने वाले का जो अधिकार दिया गया, आप बोल सकते हैं ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते, इसका जो अधिकार दिया गया है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिया गया है कि वो डिसाइड करते हैं कि भैया किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर दिया या किसी ऐसी सोसाइटी को डोनेट कर दिया जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था एटीजी में, आपने भले लाखों रुपए उनको डोनेट कर दिए मगर उसमें से आपको 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा डोनेट करते वक्त कि जो पैसा आप डोनेट कर रहे हैं वो क्या किसी एटीजी रजिस्टर्ड एनजीओ या ट्रस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्या एटीजी में रजिस्टर्ड एंटिटी को ही वो पैसा जा रहा है। अगर वो पैसा एटीजी रजिस्टर्ड एंटिटी को जा रहा है तभी आपको डोनेशन का बेनिफिट जो होगा वो मिलेगा डिडक्शन के रूप में। अदरवाइज भले ही वो कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, कितने ही बड़ा कोई टैक्स का घराना क्यों ना हो, कि वो बिजनेस एक्टिविटीज के साथ साथ चैरिटेबल एक्टिविटी भी कर रहा है, मगर आपको जो बेनिफिट होगा उसको वो नहीं मिलेगा। आपने रिलायंस को 1 लाख रुपए डोनेट कर दिया कि वो जाके हमारे कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करता है, मगर उस 1 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो पैसा रिलायंस को ना देके किसी ऐसी छोटी एनजीओ को भी दिया होता जिसके पास एटीजी का सर्टिफिकेशन है, तो आप उसमें से अपना एटीजी का बेनिफिट उठा सकते थे। और ये बेनिफिट आपको कैसे मिलता, जो आपकी ग्रॉस इनकम बनती उसमें से जितना आपने डोनेट किया वो लेस हो जाता, उसके बाद जो अमाउंट आता उस पर आपको देना पड़ता टैक्सेशन। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे सच कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ देयर टैक्सेबल इनकम। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने किसी को डोनेट कर दिया है तो क्या होगा, डोनेट तो आपने कर दिया मगर उसके बावजूद वो पैसा जो होगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगा। एज पर बजट 2020, एवरी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर एटीजी मस्ट सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस रिसीव्ड। अभी क्या हुआ था, बजट 2020 का बजट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट इस सेंस में था कि यहाँ पे क्या होता था, इससे पहले जितनी भी एनजीओ सोसाइटी और ट्रस्ट होती थी ये सब क्या करती थी कि इन्होंने एटीजी और इसके तहत क्या कर रखा था, एक ऐसा सिस्टम बना रखा था कि ये सभी लोग डोनेशन लेते थे और इसके तहत इतनी ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि कितना वो पैसा ऐसा है जो हमारा इस बेनिफिट के लिए एक्चुअली में क्या करता है, एक्चुअली में इसके लिए हम लोग अप्रूव कर सकते हैं कि वो बेनिफिट इसमें दिया जाना चाहिए। तो जो बजट हमारा आया था 2020 का, इस बजट में ऐसे कुछ प्रावधान लाए गए थे कि आपको जितनी भी सोसाइटीज हैं उनको स्टेटमेंट जो डोनेशन का था, कितना कितना अमाउंट आपको मिला है, किससे मिला है, उसके पैन नंबर, किसने आपको कब क्या दिया, वो सारा डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट बनता था और इसको स्टेटमेंट को हमको एनुअली सबमिट करना होता था कि ये डोनेशन भैया हमको मिला है, इस अमाउंट से मिला था, इतने रुपए का था, प्लस जिसने हमको डोनेट किया उसका ये स्पेसिफिक पैन है। क्या होता था, देखिए अगर जो डोनेशन का पैन आपने डाल दिया तो जो पैन आप डालेंगे, जिस पर्सन ने डोनेट किया वो भी अपने रिटर्न में क्या करेगा, रिस्पेक्टिव पैन डालने के बाद ही एटीजी का डिडक्शन मिलता है। सपोज ए ने आपको डोनेट किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो ए है इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, एक ए पार्टी थी, ए पार्टी ने क्या किया है, आपको ए पार्टी ने 1 लाख रुपए डोनेट किया। तो जब आप एनजीओ के तरीके से देखेंगे, ये मेरी एनजीओ है, तो एनजीओ यहाँ पे क्या करता है, एनजीओ जब 1 लाख रुपए उसको मिलेगा तो अपने पास से जो स्टेटमेंट फाइल करेगा एनजीओ, वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट में पैन नंबर मेंशन करेगा, किसका, ए का, पैन ऑफ ए। जो हमारी एनजीओ होगी वो स्टेटमेंट में ए जो पार्टी है जिसने पैसा डोनेट किया है उसका पैन मेंशन करेगा, और रिस्पेक्टिवली ए जब डिडक्शन क्लेम करने जाएगा अपना रिटर्न भरते समय एटीजी के तहत, तो वो क्या करेगा, एटीजी में जब उसको डोनेशन चाहिए होगा तो पैसा उसने किसको डोनेट किया उसके लिए यहाँ पे क्या करेगा, जिस संस्था को उसने डोनेट किया वो उसका पैन डालेगा, पैन ऑफ एनजीओ, ये पैन ऑफ एनजीओ डालेगा और यहाँ पे ये स्टेटमेंट में पैन ऑफ ए डालेंगे। ये दोनों ही चीज आपस में क्रॉस लिंक हो जाती हैं। जब ये क्रॉस लिंक होती हैं तो ये
सेकेंड चैनल पे चला जाता है, मीन्स जो वेरिफिकेशन का सेकेंड मीडियम था ये ऑटोमेटिक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके तहत ये माना जाता है कि जो पैसा डोनेट किया गया था वो सही जगह पे पहुंच गया है और जिसने डिडक्शन क्लेम करी है उसने भी एक सही एनजीओ को पैसा दिया, उसके बाद ही उसको डिडक्शन मिल रही है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, लास्ट लाइन में वही बात बोली गई थी कि जो पैसा आपने दिया है जब आप उस पैन को फर्निश करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्रॉस वेरिफिकेशन में चली जाती है। जब इन्फॉर्मेशन मैच हो जाती है, मैच होने के बाद ही आपको ये डिडक्शन मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द टैक्स डिडक्शन अंडर एटीजी। एटीजी में डिडक्शन अब किस किस चीज की मिलेगी। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि एटीजी में आप डिडक्शन तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स पेयर्स आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर एटीजी इफ दे कंप्लाई विद सर्टेन स्पेसिफिक रिगार्डिंग मोड ऑफ पेमेंट, परसेंटेज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एंड सो ऑन। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि आपको एटीजी में डिडक्शन चाहिए, आप 1,00,000 रुपए लेके आए और 1,00,000 रुपए कैश में उठा के आपने दूसरे को दे दिया और अपने रिटर्न में आपने क्या किया, उस 1,00,000 रुपए की बेनिफिट या डिडक्शन आपने ले लिया। ये जो एटीजी का सेक्शन है अभी क्या, जैसे मैंने आपको बताया बजट 2020 में इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस किए गए थे। उसी मॉडिफिकेशन में जो एक हिस्सा था वो बात करता था हमारा मोड ऑफ पेमेंट। पहले क्या होता था कि कैश डोनेशंस भी एक्सेप्ट किए जाते थे। इस तरीके से जो हमारा ब्लैक मनी का एक सर्कल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हमारा ब्लैक मनी का था वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता था। क्यों, लोग अपना पैसा उठा के डोनेट कर देते थे, डोनेशन से उनको डिडक्शन मिल जाता था और वो पैसा बाद में कहीं ना कहीं दूसरी वजहों से यूज हो जाता था, मीन्स ऐसी जगहों पे यूज होता था जो इंपॉर्टेंट नहीं है या जो चैरिटेबल एक्टिविटीज में काउंट नहीं होती है। इसीलिए क्या किया, कैश डोनेशंस को यहाँ पे रोक दिया गया। अब कैश डोनेशंस की जो लिमिट है उसको 2,000 रुपए कर दिया गया है, मीन्स 2,000 से ऊपर का आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने पैसा जो है वो कैश में दिया हुआ है। और इन्होंने बोला गया मोड ऑफ पेमेंट के साथ साथ परसेंटेज भी लगा दिया। परसेंटेज मीन्स क्या होता है कि आप ये बोलेंगे कि क्या मैंने 1,00,000 रुपए डोनेट किया तो ये पूरा पैसा हमारा जा सकता है डिडक्शन में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि क्या हुआ था, बजट में जो प्रावधान आए थे उसमें इसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया था। अभी इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज होंगी जिसमें 100% डिडक्शन की कैटेगरी में थी, मीन्स अगर आप वो डोनेशन में डालते हैं तो आप पे आपको 100 मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो उसके बाद 50% का भी एक स्लैब आ गया था कि अगर आप 100% वाली कैटेगरी से आप निकल गए हैं, आपने डोनेशन किसी ऐसी जगह पे किया है जो 50% में आता है, तो उसमें क्या होगा, जो ये 1,00,000 रुपए का अमाउंट आपने डोनेट किया इससे आपको 50% ही डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा, पूरे अमाउंट का बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करेंगे अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो पेमेंट मोड का था। पेमेंट मोड मीन्स किस तरीके से आपको डोनेट करना है, कभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो अमेंडमेंट आया था सेक्शन 80G का 2017-18 के बाद से, वो बात ये करता था कि डोनेशन मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹2,000 विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डोनेट करने जा रहे हैं और 2,000 से ऊपर का अमाउंट है, तो अगर आपने कैश में डोनेशन कर दिया तो ये डिडक्शन आपकी वैलिडेट नहीं होगी। 80G में आपने अगर 2,000 से ऊपर का अमाउंट डोनेट किया है तो वैलिड नहीं है। तो 80G के साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो क्या है, 80G के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे वो ध्यान रखेंगे 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए से अगर आपको ऊपर का कोई भी डोनेशन क्लेम करना है तो वो पेमेंट होना चाहिए इन मोड अदर देन कैश का, और उसके साथ साथ आपके पास रसीद जरूरी होनी चाहिए। रसीद क्या होती है, उसमें पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो मेंशन होता है जिस संस्था को आपने डोनेट किया उसका। उसके बाद है डोनेशन अबव 2,000 शुड बी मेड इन मोड अदर देन कैश टू क्वालिफाई अंडर 80G। द लिमिट ऑफ डोनेशन इन कैश वाज ₹10,000 अर्लियर। अब ये जो 10,000 की लिमिट है ये इससे पहले चलती थी। 10,000 की लिमिट को घटा के 2,000 भी इसलिए किया गया क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है, इतनी सारी संस्था रजिस्टर्ड है, अगर हम 10,000 की लिमिट को भी लेके चलते हैं, अभी भी मैं चाहूंगा कि ये जो डोनेशन की लिमिट 2,000 रखी गई है इसको पूरी तरीके से हटा के अगर कैश की डोनेशन को हटा भी दिया जाए तो भी वैलिडेट हो सकता है। क्योंकि अगर मेरे पास 10 संस्थाएं हैं, हम 10 संस्था को 2-2 हज़ार रुपए देते हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं और हमने कैश में दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिमिट तो क्लेम कर लेंगे। इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो डोनेशन की लिमिट है इसको पहले 10,000 से 2,000 किया गया, आने वाले समय में हो सकता है कि इसको और घटा के और कम किया जाए। पहले हमारी जो लिमिट थी वो 10,000 रुपए की थी। तो यहाँ पे पूरी स्लाइड में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है कि 80G का डोनेशन सबसे पहले आपको क्लेम करना क्या है, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए से अगर ज्यादा का डोनेशन है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन मोड अदर देन कैश। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज भी सेट कर दिया गया है
मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि 1 लाख की डोनेशन आपने करी, तो पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे मेजर केसेस में क्या होता था कि आपने 1 लाख की डोनेशन करी, आपको 1 लाख रुपए का पूरा बेनिफिट मिल जाता था। बट ये जो बेनिफिट है इसको अब रिड्यूस कर दिया गया। किन-किन केसेस में? यहाँ बोला गया है कि जितने सारे फंड हैं एटीजी के अंदर, ओनली इंडिविजुअल फंड्स रिसीव 100% टैक्स एग्जम्पशन। इंडिविजुअल फंड्स देखिए क्या होते हैं, ये फंड होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए। अभी आप देखेंगे कि जो नेशनल जो चीजें इंपॉर्टेंस की होती हैं उनके लिए स्पेसिफिक एक फंड बनाया जाता है, जिसको हम लोग, जैसे आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कोविड के टाइम में जो ये फंड बनाया गया था, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का था। पीएम रिलीफ फंड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें पीएम केयर्स फंड में पैसा ट्रांसफर हो रहा था। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंड्स होते हैं जिनके अगर आपने अमाउंट जिसमें डोनेट कर दिया तो उसमें आपको 100% डिडक्शन मिलता है। मगर आप देखेंगे द अदर आर एलिजिबल फॉर 50% टैक्स एग्जम्पशन। Additionally, any donation made to a trust or NGO that do not have an 80G certification are not eligible for tax exemption। ये बात तो जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ अपने सेशन के, कि अगर आपने किसी ऐसी डोनेशन कर दिया है किसी ऐसी ट्रस्ट को या ऐसी एनजीओ को जिसके पास में 80G का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो चाहे वो एनजीओ कितना बड़ा चैरिटी का काम करती हो, मगर वो आपको उसको डोनेट किया हुआ पैसा आपको एग्जम्पशन नहीं दिला पाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कोई डोनेशन कर रहे हैं तो ऐसी ही संस्था को करिए जिसके पास 80G का सर्टिफिकेशन हो। It is therefore essential for trusts and NGO societies looking for donation from fellow citizens to go ahead and apply for 80G certification। इसका मतलब क्या है कि ये बात देखिए, जैसे आपको मैंने बता दिया तो आपको इस बारे में जानकारी हो गई कि भैया हमको किसी को ऐसे को डोनेट नहीं करना है जिसके पास 80G नहीं है। मगर दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एक संस्था चलाते हैं या एनजीओ चलाते हैं और आप ये प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कि भैया लोगों से जो ऐसे बिजनेस घराने हैं या बिजनेस करते हैं लोग, या जिनके पास सैलरी आती है मोटी, अच्छा पैसा कमाते हैं, वो कुछ पैसा चैरिटी के लिए डोनेट करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि अगर हम अकेले डोनेट करने जाएंगे तो हम 2-4, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लिमिट और जो हमारी रीच होगी वो 2-4, 10, 5, 20 लोगों तक ही होगी। वही पैसा अगर हम अपना 1 लाख रुपए किसी ऐसी सोसाइटी को, ऐसी ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हैं, तो उसके पास इतना मैन पावर, इतनी स्टाफ होती है कि वो हमारा पैसा क्या कर सकता है, बेटर यूज करके लार्जर स्केल ऑफ ऑडियंस को उससे बेनिफिट दे सकता है। इसीलिए जो ऑडियंस होती है वो चाहती है कि हम अपना पैसा किसी सोसाइटी या ट्रस्ट को डोनेट कर दें। तो अगर आप सोसाइटी और ट्रस्ट चलाते हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन हमको डोनेट करें, तो सबसे पहले जो करना होगा वो आपको ये करना होगा कि आपको 80G सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। 80G और 12A का सर्टिफिकेशन जब आप अप्लाई कर देंगे और अगर आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रूटनी और वैलिडेशन के बाद 80G और 12A का सर्टिफिकेशन मिल गया, तो आप ये डोनेशन लोगों से एक्सेप्ट भी कर पाएंगे और लिया हुआ जो पैसा है उसका एग्जेम्पशन भी लोग आपसे प्राप्त कर पाएंगे जिसने पैसा आपको डोनेट किया। आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज अ प्रूफ। आपने दोस्तों अगर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने डोनेट तो कर दिया, मगर अगर आपको डोनेशन का एग्जेम्पशन लेना है तो वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। अगर वो आपके पास होंगे तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है स्टैम्प्ड रिसिप्ट। स्टैम्प्ड रिसिप्ट दोस्तों क्या होता है, ये देखिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी आप सैलरी का रिटर्न भरते हैं तो सबसे पहले क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 क्या होता है कि सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेप होता है। इस फॉर्म 16 के बेसिस पे क्या कर सकते हैं आप, सारी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इनकम क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जब 80G का डोनेशन या डिडक्शन लेने जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए स्टैम्प्ड रिसिप्ट। स्टैम्प्ड रिसिप्ट में क्या होता है, ऑल ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन that receive a donation must provide a stamped receipt for the funds gained। आपने जिसको पैसा डोनेट किया उसकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना पैसा उसने रिसीव किया उसके लिए वो स्टैम्प्ड एक रिसिप्ट बना के दे कि भैया इस एक्स पार्टी से हमने 10,000 रुपए रिसीव करा। Individuals must ensure that they keep this receipt safe and submit it while filing income tax return to claim exemption। दोस्तों आप जैसे जानते होंगे, आपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरे तो उस रिटर्न्स में क्या होता है, आज भी कोई भी ऐसा फॉर्म स्कैन होके नहीं जाता है कि स्कैन होके वो फॉर्म आपको लगाना हो उसके बाद ही वो डिडक्शन या क्लेम आपको मिलेगा। मगर दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्कैन होके जाता तो नहीं है, मगर फाइलिंग करते समय आपको ये सारे रिसिप्ट्स और रिटर्न्स जो होते हैं ये अपने पास रखने चाहिए। रखने इसलिए चाहिए क्योंकि जिस समय आप असेसमेंट करा रहे होंगे उसके पास तो आपके पास सारे प्रूफ होंगे। जब आपने असेसमेंट करा के अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया तो भरते समय जो जो डिडक्शन या एग्जम्पशंस आपने क्लेम करे हैं उसके सारे प्रूफ के एक कॉपी बना के आपको अपने साथ रखनी है कि फ्यूचर में अगर हमारा फाइल किया हुआ रिटर्न असेसमेंट में जाता है और वहां से हमसे प्रूफ मंगाए जाते हैं तो हमारे पास प्रूफ होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कि अगर आपने कोई एग्जम्पशन क्लेम कर लिया
और आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, तो क्या करना है, आपको उसका टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बाद में उस टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। इसीलिए ये बात यहाँ पे बोली गई है कि जब भी आप 80G का डिडक्शन क्लेम करें तो उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, आपको आपको जो उसकी रिसिप्ट और उसका प्रूफ है उसको रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे देखेंगे, द रिसिप्ट शुड कंटेन द ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑफिशियल स्टैम्प, पैन नंबर एंड डेट ऑफ इशू। ये 4 बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको किसी ने रिसिप्ट दी है तो उस रिसिप्ट पे क्या होना चाहिए, उस रिसिप्ट पे जिस पार्टी ने इशू किया उसका पैन नंबर होना चाहिए, पैन नंबर के साथ साथ डेट ऑफ इशू होना चाहिए कि किस दिन वो रसीद इशू करी गई है, उसके साथ एक जो ऑफिशियल स्टैम्प बोली गई जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टैम्प रिसिप्ट, उस संस्था की मोहर होनी चाहिए, और डेट होनी चाहिए कि मीन्स किस दिन आपने वो डोनेशन दिया। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च में एंड हो जाता है। तो सपोज अगर आपने कोई डोनेशन 31 मार्च 2021 को दी थी तो वो हमारा 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड था। अगर आपने 1 अप्रैल को दे दी तो वो डोनेशन हमारी नेक्स्ट ईयर में क्लेम होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है वो डेट से भी है, क्योंकि डेट से हम लोग मान सकते हैं कि जो हमारी ली हुई डोनेशन है वो किस साल में हमारी काम आएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जो नेक्स्ट हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो जरूरी है वो बात करेगा फॉर्म 58 की। जी हाँ दोस्तों, जो फॉर्म 58 है वो हमारी एग्जामिशन क्लेम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि फॉर डोनेशंस मेड टुवर्ड्स फंड विद 100% एग्जामिशन इंडिविजुअल मस्ट सबमिट फॉर्म 58 एज रिसीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या होगा कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लेम करने का प्रोसीजर है इसको पूरा डिवाइड कर दिया गया। अब ये 100% ब्रैकेट और 50% ब्रैकेट में 2 अलग अलग क्राइटेरिया में इसको बांट दिया गया है। तो अगर आप 100% डिडक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास फॉर्म 58 होना जरूरी है। द रिसिप्ट शुड कंटेन द ऑर्गेनाइजेशन 80G रजिस्ट्रेशन नंबर। 80G का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये फॉर्म 58 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्म 58 इशू किया गया है तो उस पर क्या होना चाहिए, जिस संस्था ने इशू किया है उसके पास में रजिस्ट्रेशन जो था 80G का उसका सर्टिफिकेशन नंबर इस पे मेंशन होना चाहिए। While all received from registered organizations must have the number printed on them, individuals must request it specifically in case you cannot locate it on the receipt. अभी क्या होता है, अगर आपको रिसिप्ट इशू हो गई है और आप उस पर वो नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि भैया इस पर नंबर लिखा क्या है, तो आप स्पेसिफिकली उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 80G का नंबर जो है वो रिसिप्ट पे प्रिंटेड होना चाहिए, या आपने उसको अगर अलग से कहीं मेंशन कर रखा है तो वो नंबर कहाँ पे है आप उसको रिक्वेस्ट करके उनसे स्पेसिफिकली वो नंबर हाईलाइट करा सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तभी आप इस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म 58 की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो आगे चढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बात करेगा इनकम टैक्स ऑन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑन ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा ये जो टॉपिक है इसको आप ध्यान से समझिएगा, चाहे तो इसको आप एक बार दोबारा से स्लो करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो हो रही है इनकम टैक्स किस तरीके से देना होगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट को। सबसे पहले इसको बांटा है हमने कैटेगरीज के लिए। कैटेगरी जो है वो हमारी बताएगी डोनेशन से रिलेशन की किस तरीके की डोनेशन आपको मिली है। उसके बाद इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स कि वो कैटेगरी में कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स लगेगा, और बाद में टैक्सेबिलिटी की बात होगी कि वो जो टैक्स लगा हुआ था उसमें से कितना ऐसा अमाउंट है जिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो बात करती है डोनेशन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। डोनेशन और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या है कि अगर हमने जाके 10,000 रुपये डोनेट कर दिया कैश फॉर्म में या कुछ पैसा दे दिया तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस और ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अभी क्या हो रहा है कि हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोला कि भैया तुम मेरा ये 1,000 रुपये ले लो और इससे जाके बच्चों की मदद करना, या हमने 10,000 रुपये दिया और 10,000 रुपये का जो टारगेट था वो मेरा रोड डेवलपमेंट का था कि लोकल रूरल एरिया में इससे आपको रोड डेवलपमेंट करना है। तो ये क्या हो जाता है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जाम्पशन जो लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है कि अगर आपने डोनेट किया और स्पेसिफिकली पर्पस बता दिया कि इस पैसे से आपको यही काम करना है तो वो जो डोनेशन होगी वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो टोटली एग्जेम्प्ट हो गई। आपको उस पैसे पे अब कोई टैक्स नहीं देना है, वो पैसे से आप वही काम करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन। आपने पैसा तो दे दिया मगर आपने पैसे देने के बाद ये बताया नहीं कि उस पैसे का करना क्या है, तो क्या होगा, फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको कोई ऐसा पैसा मिला हुआ है जिसके साथ में कोई स्पेसिफिक डिक्लेरेशन नहीं है कि वो यूज किस लिए होना है, तो वो आपको जो पैसा होगा वो इनकम का पार्ट हो जाएगा फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनोनिमस डोनेशन वेयर डोनेशंस वेयर डन डज नॉट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी एनी पर्टिकुलर्स ऑफ द डोनी। अभी क्या हो रहा है कि अगर आपके पास डोनी जिसने पैसा आपको दिया उसकी कोई डिटेल ही नहीं है, मीन्स आपने बाहर एक दान पेटी लगाई हुई थी, उसमें लोग आए, कोई 1000 500 10,000 रुपए दे गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब खोलेंगे तो उसमें आपके पास निकलेगा 2 लाख रुपए, मगर उस 2 लाख रुपए में से आप 1 रुपए का भी क्लेम नहीं कर सकते कि वो पैसा दिया किसने था। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन क्या हो गई कि आपने जिसने आपको पैसा दिया उसके पास आपका कोई नाम पता नहीं है। इसमें क्या होता है, डोनेशन एक्सीडिंग हायर ऑफ, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, हायर ऑफ क्या बोलता है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव बाय द ट्रस्ट और ₹1 लाख। इसको जो टैक्स हम लोग करते हैं वो 30% से करते हैं। 30% क्या होता है, देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रही है, बात जो एनोनिमस डोनेशन की हो रही है उसमें क्या होता है कि भैया आप इनकम क्लेम कर सकते हो बहुत ज्यादा। क्यों, क्या हो गया, आप क्या करते हो, ये जो बात हो रही है, जब पैसा किस कहाँ से आया इसका सोर्स ही आपको नहीं पता, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो कि अपने पास रखा हुआ पैसा ही ले आए और बोले कि भैया ये 10 लाख रुपए था, या हमको नाम पता किसी का नहीं पता, ये पैसा हमारे पास डोनेशन में आ गया। तो सरकार भी बहुत ही चालाक है, उसने क्या बोला, अगर ऐसा पैसा आपके पास आ जाता है जिसका सोर्स आपको नहीं पता, तो आपके लिए तो ऐसे भी 100% पैसा पूरा फ्री है, तो आप उस पे उसको हम हमारे उस पैसे में से 30% पैसा हमको दे दो, 30% पैसा हम टैक्स का काट लेंगे, उससे पैसे के से हमको जो करना है वो हम करेंगे। मीन्स क्या हुआ, ध्यान से समझिए फिर से इसको, ऐसा पैसा कि जिसका कोई सोर्स नहीं था कि वो आया कहाँ से, वो पूरा पैसा आपने डिस्क्लोज किया, तो सरकार क्या करेगी, उस पूरे पैसे का 30% टैक्स ले लेगी और जो बेनिफिट करना होगा वो सरकार करेगी, उसके बाद 70% पैसा आपका हो जाएगा, आपको जो करना है आप उससे कर सकते हैं। इसमें भी जो रूल रखा गया वो बोला गया 5% ऑफ द टोटल डोनेशन रिसीव और ₹1 लाख। 5% ऑफ टोटल डोनेशन मीन्स कि अगर आप बोलते हैं कि आपके पास 50 लाख रुपए आया, तो 50 लाख रुपए अगर आपके पास आया है तो आप 5% के तहत मतलब 2.5 लाख रुपए जो होगा उसी को बोल सकते हैं खाली कि 2.5 लाख रुपए जो हमारे पास था, ये मेरे पास पैसा आज से आया है जिसके पास मेरा कोई प्रूफ नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप क्लेम करेंगे तो उस पर आपको 30% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। Anonymous donation received by trust established wholly for religious and charitable purposes, taxable in the same manner as voluntary contribution without specific direction as above। अभी क्या हो रहा है, देखिए जो ये मैंने आपको बात बताई चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। मंदिरों में आपने देखा होगा कि बाहर एक डोनेशन का वो लगा रहता है, उसमें जो कोई आता है वो पैसा डाल के जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि वो डोनेशन तो उनके पास आ रही है, मगर उसमें से क्या करना होगा, 30% टैक्सेशन उनको देना होगा, उसके बाद ही जो बचा हुआ पैसा है उसको वो यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी की तरफ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और चैरिटेबल पर्पस। अब ये जो बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस पर्पस। जो प्रॉपर्टी हमने रखी हुई है रिलीजियस पर्पस के लिए, उससे अगर हमको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। जितना पैसा हमने चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई कर दिया वो तो मेरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट असाइड फॉर एप्लीकेशन टूवर्ड, जितना पैसा हमने सेट असाइड कर दिया कि इसको हम फ्यूचर में जाके यूज करेंगे, ये भी एग्जेम्प्ट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ सच इनकम, मतलब 15% तक तो ये पैसा भी हमारा एग्जेम्प्ट होगा। दिस मीन्स एटलीस्ट 85% ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टू बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया एज अबव, बैलेंस 15% कैन बी एक्यूमुलेटेड एंड सेट असाइड। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बोला ये गया है कि जो टोटल पैसा होगा 100% का, उसमें से आपको 85% पैसा तो खर्चा करना ही करना है करंट ईयर में। अगर 15% पैसा आपका बच गया है तो इसको आप सेट असाइड कर सकते हैं कि भैया हम आगे आने वाले सालों में इस पैसे को यूज करेंगे और उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस विच टेंड्स टू प्रमोट इंटरनेशनल वेलफेयर बाय मींस इंटरेस्टेड इन इंडिया। अभी क्या होता है कि कोई इंटरनेशनल पर्पस के लिए बना है तो CBDT either has general special order directed that income from such shall not be included in the total income of the trust। CBDT ने इसको भी एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो अगर आपको बात ध्यान से समझनी है तो आप जानिए कि प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस विच टेंड टू प्रमोट इंटरनेशनल वेलफेयर इन विच इंडिया इज इंटरेस्टेड। अगर इंडिया इंटरेस्टेड है किसी ऐसी जगह पे जहां पे वो बेनिफिट की एक्टिविटी की जा रही है, तो CBDT का एक सर्कुलर है, उसके तहत इस इनकम को भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है। मीन जो टैक्स है वो आपको इस कैटेगरी में इस पे भी देना होगा, इसको भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो ये है कि कैपिटल गेन फ्रॉम एसेट्स हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन होल। कैपिटल गेन अगर हमको मिलता है कुछ ही ऐसे एसेट्स है जिनको हमने होल ट्रस्ट के फॉर्म में रखा गया है, तो किस तरीके से होगा, देखिए नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज फुल्ली फॉर एक्वायरिंग अदर कैपिटल एसेट। अगर आपने पूरी कंसिडरेशन लगाई है किसी अदर कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो एंटायर कैपिटल गेन इज डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस
एंड इज हेंस एग्जेम्प्ट। अगर वो पूरा जो कैपिटल गेन था वो अपने चैरिटी के लिए लगा दिया है तो वो पूरा ही कैपिटल गेन जो होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज पार्टली फॉर एक्वायरिंग एंड अदर कैपिटल एसेट। आपने जो कैपिटल गेन था वो दूसरा कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए यूज कर लिया, तो कैपिटल गेन यूटिलाइज इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड is considered to have been applied for charitable purpose and religious purpose and is exempt। अगर आपने जो पैसा उसको एग्जेम्पशन के लिए यूज किया, मीन जो पैसा आपको रियलाइज हुआ था उसमें से कैपिटल गेन जो आपने यूटिलाइज किया इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। सपोज ओल्ड एसेट आपका 1 लाख रुपए का था, आपको जो कैपिटल गेन हुआ वो उससे ऊपर का हो गया, तो जो एक्सेस पैसा आपने यूज कर लिया इज कंसीडर्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। उस पैसे को भी हम मानेंगे कि हमने चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई कर लिया है और इसी के तहत वो पैसा भी जो हमारा होगा वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो पूरा चार्ट हमारा था ये बात करता था कि अगर हम लोग अलग अलग किस किस तरीके से बात काम करते हैं और पैसा कहाँ से अर्न करते हैं और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसी के तहत हमको उसकी एग्जेम्पशन दी जाती है, और अगर एग्जेम्पशन नहीं दी जा रही है तो वो पैसा जो होता है वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था इस पूरी स्लाइड में एग्जेम्पशन और टैक्सेबिलिटी के बारे में बात की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बात करेगा एलिजिबिलिटी फॉर एटीजी सर्टिफिकेशन, कि अगर आपको एटीजी का सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो ये टॉपिक बहुत ही फैमिलियर है आप लोगों के लिए, इसी मैं जल्दी कवर करता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेपरेशन ऑफ बिजनेस एंड चैरिटी। अगर आपको एटीजी का क्लैरिफिकेशन या सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको अपने बिजनेस में क्या करना होगा, बिजनेस और चैरिटेबल एक्टिविटीज दोनों का सेपरेट अकाउंटिंग करना होगा, सेपरेट मेंटेनेंस करना होगा, क्योंकि जो एटीजी है वो चैरिटेबल पर्पस को ही मिलता है और चैरिटी करने पे ही आपको इसका सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो आपको एटीजी करने के लिए बिजनेस और चैरिटी दोनों को ही सेपरेट सेपरेट फॉर्म में इसकी अकाउंटिंग, सेपरेट सेपरेट फॉर्म में इसका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है नो मिसयूज। द डोनेशन रिसीव्ड सो फार टुवर्ड्स द कॉस्ट शुड नॉट बी मिसयूज्ड ऑन अकाउंट फॉर एनी अदर पर्पस। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई डोनेशन मिली तो आपका उसको मिसयूज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिसयूज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए ये सर्टिफिकेशन जो होता है ये लाइफ टाइम का नहीं होता है कि एक बार आपको सर्टिफिकेशन दे दिया गया और जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। इसको आपको समय समय पर रिन्यू कराना पड़ता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर साल का लिया हुआ सर्टिफिकेशन आप जब रिन्यूअल में जाएंगे तो पिछला क्या पैसा आपको मिला था, उसने आपने कहाँ यूज किया, क्या किया, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। इसीलिए आपको मिसयूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नो रिलीजियस एक्टिविटी। देखिए रिलीजियस आप लोग कह सकते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटी को इससे बाहर क्यों रखा गया, क्योंकि एनी एनजीओ ट्रस्ट दैट एंगेज इन रिलीजियस प्रीचिंग और वर्क्स फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड इज नॉट एलिजिबल फॉर एटीजी। आप अगर किसी एक ही कास्ट और क्रीड के लिए काम करते हैं, क्योंकि देखिए एटीजी दिया जा रहा है समाज के बेनिफिट के लिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पर्टिकुलर किसी एक कास्ट के पीछे बेनिफिट में सारा पैसा लगा दे। तो जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है, आप जानते हैं कि हमारे देश में क्या होता है, रिलीजियस एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर कास्ट से ही होती है, कि अगर मंदिर बना है तो वो हिंदुओं के लिए ही बना होगा, इसी तरीके से अगर मस्जिद है तो वो मुस्लिम्स के लिए ही होगी। तो रिलीजियस एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड के लिए ही आप कर रहे होते हैं, इसलिए जो बेनिफिट है वो रिलीजियस एक्टिविटीज को नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग एंड अप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन। ये दो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बात करते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग की। मीन्स अगर आपको पैसा एक बार मिल गया है तो मिलने के बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है। प्रॉपर अकाउंटिंग मीन्स पैसा कितना मिला था, अप टू डेट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग बुक्स आपको रखनी है, कितना पैसा आपने खर्चा किया, कितना आपके पास यूज है, कितना आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर अकाउंटिंग के तहत आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। उसके बाद है एप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे फिफ्थ पॉइंट में आपको बता रहा था एप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन का, तो एप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर होना चाहिए। अगर आप कंपनी फॉर्म करके काम कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट 1956 या अभी जो 2013 का जो एक्ट आ गया है, आपको इस 2013 के एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन दोनों के तहत है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, आपने अकाउंटिंग ली हुई है, कोई मिसयूज नहीं करते हैं फंड्स का, तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए प्रॉपर रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं और आगे आने वाले सालों में भी ये रजिस्ट्रेशन के तहत आपको सर्टिफिकेशन दोबारा मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ रजिस्ट्रेशन अंडर 12A एंड 80G। देखिए दोस्तों, इसको मैं जल्दी से बताऊंगा कि 12A 80G अगर आपको लेना है तो उसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ट्रस्ट डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपनी है तो मेमोरेंडम देंगे, अगर आप सोसाइटी हैं तो आप ट्रस्ट डीड देंगे। एनओसी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम लैंडलॉर्ड वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, जहां पे आपका ऑफिस सिचुएटेड है उसके लिए आपको एनओसी रिक्वायर्ड होगा।
कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सोसाइटी जो होगा वहां से आपको सर्टिफिकेशन कॉपी चाहिए होगा। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग एंड ऑप्शन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स का कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है तो आपको सर्टिफाइड कॉपी उसकी भी चाहिए। अ कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द एनजीओ ट्रस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पैन कार्ड की कॉपी। उसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल और हाउस टैक्स रिसिप्ट ऑफ बिल ऑफ द वाटर बिल। ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर यूटिलिटी बिल होता है ये हमारे एड्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अपनी सोसाइटी का एड्रेस क्लेम करना चाहते हैं तो ये पेपर हमको एड्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे 7 नंबर पे, अ प्रूफ ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज परस्यूड। जी हाँ दोस्तों, देखिए वेलफेयर एक्टिविटीज क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं तभी ये टीजी आपको मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रूफ देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भैया अभी तक आपने क्या क्या चैरिटेबल एक्टिविटी करी है। तो इसके लिए आपको इसका प्रूफ देना होगा। लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स एंड द डोनर, जो अभी तक आपने पैसा लिया जिनसे मिला वो लिस्ट आपको देनी है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड और रजिस्ट्रेशन डिनाइड, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था तो वो डिनाई हुआ है तो आपको वो भी कॉपी देनी है कि भैया मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था, वो मेरा रजिस्ट्रेशन डिनाई हो गया था। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस कैरीड आउट बाय द इंस्टीट्यूशन, आप जो पूरा बिजनेस करते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन आपको देना है। अ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस 3 years सिंस द फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ। देखिए दोस्तों, जो 3 साल की रिपोर्ट यहाँ मांगी गई है, 3 साल की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 3 साल की जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट पूरी लगती है कि आपने पिछले 3 साल में कौन कौन सी एक्टिविटीज करी। इसी 3 साल की रिपोर्ट के बेसिस पे ही जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको दिया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी तक आपको बताया यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो पूरा टॉपिक है हमारा वो एग्जेम्पशन से रिलेटेड बात कर रहा था कि अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं तो क्या क्या एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, मगर एंड होने के साथ साथ ही कुछ आपके एक ऐसे एफएक्यूज हैं जो हमारे पास आए हुए थे जिनका मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा आज का एफएक्यू है वो ये है, शुड अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एनजीओ ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है सबसे बेसिक है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एनजीओ हैं तो आपको इनकम टैक्स में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से आपको मिलेगा, एक 12A का मिलेगा, एक 80G का मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए क्या होता है, आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है, वो सारे कागज आप सबमिट करेंगे तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये बात कर रहा है फॉर्म के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 10 होता है। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फॉर्म है जहाँ पे आपको ये अप्लाई करना होगा, जो 80G का नोटिफिकेशन वो मिलेगा। तो ये फॉर्म 10 एक फॉर्म होता है, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं जाके, जब ये फॉर्म पूरा अप्लाई करते हैं फिल करते हैं, इसके साथ हम अपने रिलेटिव फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं लास्ट 3 years के, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि वो रजिस्ट्रेशन हमको मिलेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि आपने फॉर्म भर दिया आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। आपको क्या करना होता है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन के जो क्राइटेरिया होते हैं इसको फुलफिल करना पड़ेगा तभी ये रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पूछता है, शुड द ट्रस्ट डीड बी इन राइटिंग, क्या ये जरूरी है कि ट्रस्ट डीड राइटिंग में हो, इसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी में नहीं दे सकते। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अभी के प्रावधान है, जब ये मैं बात आपसे कर रहा हूं इसमें ये बोला गया है कि ट्रस्ट डीड के जो डॉक्यूमेंट्स है वो राइटिंग में ही होने चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट प्लस यहाँ पे हम लोग लगा ले तो ये साइंड होने चाहिए, जितने भी ट्रस्ट के पार्टनर्स हैं या डीड में जितने भी उनके ट्रस्टीज हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबसे ये साइंड होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ट्रस्ट डीड जो हो वो रिटन में हो, उसके साथ प्लस वो साइंड भी होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन कैन अ डोनर क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 80G का डिडक्शन हम ले कब पाएंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 80G का जो डिडक्शन है ये हम लोग लेते कब है, ये हम लोग लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। तो अगर आपने सपोज किसी असेसमेंट ईयर में कोई डोनेशन किया तो जब आप उस असेसमेंट ईयर का ITR फाइल करेंगे तो ITR फाइल करते समय आप जहां भी ITR फाइल करते हैं, जिससे भी कराएंगे या खुद भी करेंगे, तो रिस्पेक्टिव 80G का कॉलम आता है, वहां पे जब आप जाएंगे कितना पैसा आपने डोनेट किया, जिसको डोनेट किया उसका पैन क्या था, वो सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। उस फिल करने के साथ साथ जब आप ITR फाइल करेंगे तो उसमें आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यही बात कर रहा था कि डिडक्शन मिलेगा कब। तो दोस्तों इसका आंसर है कि डिडक्शन मिलने का समय तब होता है जब आप उस रिस्पेक्टिव ईयर का ITR फाइल करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा ये आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है, मगर मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा लाइव सेशन के माध्यम से। लाइव सेशन का जो लिंक है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल में भी दिया हुआ है। तो चलिए आपके कुछ करंट क्वेश्चंस लेते हैं और मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में।
अगर आप किसी बिजनेस की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा तो कमाएंगे ही, साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री की। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है एयर बबल शीट पैकेजिंग बिजनेस। एयर बबल रैप शीट एक लचीली और पारदर्शी प्लास्टिक शीट है जिसमें कई छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं। पैकिंग शीट्स पेपर से कई बेहतर कुशन और स्क्रैच सुरक्षा प्रदान करती है और शिपिंग और भंडारण के दौरान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। अन्य संबद्ध उत्पादों के साथ एयर बबल शीट बनाना पैकेजिंग उद्योग में एक लाभदायक उपक्रम है। शीट के अलावा आप अपने ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार एयर बबल रोल, एयर बबल बैग और एयर बबल फिल्म बना सकते हैं। ये हल्की नाजुक वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैलकुलेटर आदि की पैकेजिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। एयर बबल रैप लाइट वेट, वाटर रेजिस्टेंस, रीयूजेबल ऑन स्क्रैचिंग, नाजुक वस्तुओं को पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मध्यम से भारी वजन वाले उत्पादों को कुशन करने के लिए किया जा सकता है। बिजनेस नजरिए से देखें तो ये बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभरा है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 5 से 8 मैन पावर और मशीन्स के साथ पूरे प्लांट को रन करने के लिए 5 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आप इस बिजनेस को सिर्फ 10 से 15 लाख में बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो इस बिजनेस से आप 15 से 20% तक का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एयर बबल शीट पैकेजिंग की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग। एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग कई उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है, जिनमें से कुछ है फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स, बल्क एंड पैकिंग ऑफ टी एंड कॉफी, प्रिपेयर्ड मील्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन मीट, फिश, मिल्क बॉटल कैप्स, वाइन, ल्यूब ऑयल, ग्रीसेस, पाउडर्ड मिल्क, कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, फोटोग्राफिक फिल्म, गिफ्ट रैप्स, हाउसहोल्ड रैप्स, बटर, सिगरेट्स आदि। वास्तव में भारत इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम पन्नी के प्रमुख उत्पादों में से एक है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इस उत्पाद के प्रमुख उपभोक्ताओं में से एक है। इसके अतिरिक्त लिक्विड पैकेजिंग, लेमिनेटेड ट्यूब्स एंड वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड पैकेजिंग एप्लीकेशंस इस मद का उपयोग करते हैं। फिनस्टॉक ऑटोमेटिव एयर कंडीशनर, हीट एक्सचेंजर्स और घरेलू एयर कंडीशनिंग में उपयोग करने वाला प्रमुख औद्योगिक अनुप्रयोग है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट में एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 2 से 3 मैन पावर और 2.5 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस के लिए आपको इनिशियली 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आप इस मुनाफेदार बिजनेस से 10 से 15% तक का अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोरुगेटेड बॉक्स की। कोरुगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का एक अनिवार्य हिस्सा है और ये फिनिश्ड गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के लिए पर्याप्त कोरुगेटेड पैकेजिंग पर निर्भर करता है। तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, खास तौर से चीन, ब्राजील और भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में इस क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में एशिया पैसिफिक कोरुगेटेड बॉक्स की अधिकतम मांग के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा तेजी से बढ़ता ई-कॉमर्स उद्योग कार्डबोर्ड बॉक्स का एक प्रमुख खरीदार है। इसीलिए इन क्षेत्रों के विकास से अगले कुछ सालों में कोरुगेटेड बॉक्सेस की मांग बढ़ने की उम्मीद है। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 घंटे की शिफ्ट में 2 टन है, तो उसके लिए आपको 15,000 से 20,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 10,000 कवर एरिया, 5,000 अदर एरिया होगा। और इस बिजनेस को आप 15 से 20 लोगों के साथ बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया यानी कि एल्यूमिनियम कंटेनर की। एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर का इस्तेमाल अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों को तैयार करने, फ्रीज करने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, पकाने और परोसने के लिए किया जाता है।
एल्यूमिनियम फॉइल से बने कंटेनर एकमात्र ऐसे कंटेनर्स है जिनका इस्तेमाल सभी तरह के ओवन्स में किया जा सकता है। माइक्रोवेव, कन्वेंशनल, कन्वेक्शन एंड ब्रॉयलर। इसके अलावा इसकी रिसाइक्लेबिलिटी एल्यूमिनियम को पर्यावरण के अनुकूल बनाती है, जो पर्यावरण का ध्यान रखने वाले जागरूक उपभोक्ताओं और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। एल्यूमिनियम सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली नॉन फेरोस मेटल है और इसका पैकेजिंग मटेरियल्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये सभी प्रकार के कंटेनर बनाने के लिए एक बेहतरीन मटेरियल है। एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर पैकेजिंग इंडस्ट्री में एक एसेंशियल आइटम है। एक आधुनिक व्यापक एल्यूमिनियम फॉइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहद प्रॉफिटेबल वेंचर है। तो अगर आप भी एल्यूमिनियम कंटेनर का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर जगह की बात की जाए तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया और इलेक्ट्रिसिटी में आपको 7 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप 2 से 3 लोगों के साथ कर सकते हैं। और सबसे जरूरी ये है कि इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप इस बिजनेस से 20 से 25% तक का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।